हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी यानी कि एम्डेन मेयरहॉफ पारनाश पाथवे का अध्ययन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को एम्डेन मेयरहॉफ पारनाश पाथवे कहते हैं। एम्डेन मेयरहॉफ पारनाश ने इसकी रिएक्शंस के बारे में बताया और इसको एक्सप्लेन किया। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक यानी कि वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में होने वाली एक कॉमन प्रोसेस है, कॉमन रिएक्शंस हैं। ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होती है और इसमें 10 लीनियर रिएक्शंस होती हैं और जो पहली, तीसरी और 10वीं रिएक्शंस जो होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। बाकी सब रिवर्सिबल टाइप होती है यानी कि उत्कर्मणीय होती हैं। और इस रिएक्शंस में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक अम्ल यानी कि पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। 2 मॉलिक्यूल एटीपी पहले और तीसरे स्टेप में यूज होते हैं। टोटल मिलाकर 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन 2 चूंकि खर्च हो चुके होते हैं इसलिए 2 एटीपी का नेट गेन होता है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल NADH2 भी बनते हैं, जो आगे जाकर ETS में 6 एटीपी का निर्माण करते हैं, अर्थात कुल मिलाकर 8 एटीपी का नेट गेन होता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में 4 एटीपी बनते हैं, जिसमें से 2 खर्च हो चुके होते हैं, 2 का नेट गेन होता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फास्फोराइलेशन का मतलब है एडीपी से इनऑर्गेनिक फास्फेट का जुड़कर एटीपी का बनना, और सबस्ट्रेट लेवल का मतलब होता है जब जो सबस्ट्रेट रिएक्शन में यूज होने वाला है उसकी रिएक्शन से या उससे जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का निर्माण होता है, तब हम उसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म भी बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीकारक एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रीसिंथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शंस होती है, लिंक करती है एनाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्लों के और फैट्स के मॉलिक्यूल्स को बनाने में सहायता करते हैं। छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा बनाते हैं, एनाबॉलिज्म होते हैं। PGAL जो होता है, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो होता है इसका, वो बाद में फैट्स और लिपिड्स के बनाने में यूज होता है। PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो सेरीन अमीनो अम्ल, गिल्सिन अमीनो अम्ल, एलेनिन के निर्माण और सिस्टीन के बनाने में यूज होता है। एलेनिन का जो यूज है वो पायरुवेट बनाने में होता है। वो पायरुवेट यानी कि जो पायरुवेट होता है उससे एलेनिन का निर्माण होता है पायरुविक एसिड से। अब जो 10 बायोकेमिकल रिएक्शन है इसमें, उसमें सबसे पहले ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एटीपी से रिएक्ट करता है और एटीपी अपना एक फास्फेट इस ग्लूकोज को दे देता है और एंजाइम हेक्सोकाइनेज ये रिएक्शन कैटालाइज करता है Mg++ की उपस्थिति में, और ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, अर्थात उस पर एक फास्फेट जुड़ जाता है और वो उसकी 6th पोजीशन पर जुड़ता है, इसलिए इसका नाम होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। दूसरा, ग्लूकोज 6 फास्फेट अब आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि आइसोमेरेज एंजाइम ने ग्लूकोज 6 फास्फेट का समावेयकरण करके आइसोमेराइजेशन के बाद इसको फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट से जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाता है तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट पुनः एटीपी से रिएक्ट करता है। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम Mg++ की उपस्थिति में इसको अब फिर दोबारा से एटीपी से एक फास्फेट इस पर ट्रांसफर करता है और अब ये पहली पोजीशन पर जाकर जुड़ता है और इसका नाम होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट को एल्डोलेज एंजाइम 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, 3-3 कार्बन वाले। 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो होता है 1,6 बाइफास्फेट अब 2 मॉलिक्यूल PGL फास्फोग्लिसराल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में टूट जाता है। अब DHAP आदि की रिएक्शंस के लिए
यूजफुल नहीं होता है, इसीलिए ये भी पीजीएल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अब 2 मॉलिक्यूल पीजीएल के यूज होते हैं। 2 मॉलिक्यूल पीजीएल अब इनऑर्गेनिक फास्फेट लेते हैं H3PO4 से, और पीजीएल जो इनऑर्गेनिक फास्फेट लेते हैं तो वो अब पीजीएल जो होता है 1,3-बाईफॉस्फोगिल्सल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इस पर एक फास्फेट पहले से था, एक फास्फेट और हो गया, पहली तीसरी पोजीशन पर हो गया ये फास्फेट, इसका नाम हो जाएगा 1,3-बाईफॉस्फोगिल्सल्डिहाइड। कभी कभी जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट होता है, ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो होता है, ये कभी कभी डायरेक्टली सुक्रोज से भी आ सकता है, तब 4 एटीपी का नेट गेन होता है प्लस 2 NADH2 बनते हैं। नॉर्मल में 2 ATP और 2 NADH2 बनते हैं, लेकिन अगर वो डायरेक्टली सुक्रोज से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट आ जाता है तब 4 ATP का नेट गेन होता है। अब PGL से फॉस्फेट मिलता है H3PO4 से, तो 1,3 बाईफॉस्फोगिल्सल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो 2 मॉलिक्यूल 1,3 बाईफॉस्फोगिल्सल्डिहाइड है, अब वो NAD से रिएक्ट करते हैं, और जो NAD से रिएक्ट करने के बाद इसमें से H आयन निकलते हैं, और एंजाइम का नाम होता है डिहाइड्रोजिनेज, और वो NAD से जुड़ जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, और जो 1,3 बाईफॉस्फोगिल्सल्डिहाइड था वो कन्वर्ट हो जाता है 13 कन्वर्ट होता है 3PGA में। तो 1,3 बाईफॉस्फोगिल्सल्डिहाइड जो होता है वो 1,3 बाईफॉस्फोगिल्सरिक एसिड फास्फोगिल्सरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। 1,3 बाईफॉस्फोगिल्सरिक एसिड जो होता है अब ADP से रिएक्ट करता है, और ये इसमें से एक फास्फेट अब इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये तो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो मॉलिक्यूल है एक फास्फेट निकालकर 3PGA फास्फोगिल्सरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 ATP यहां पर गेन होते हैं, क्योंकि यहां पर 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल यहां पर बनेंगे। अब 3 PGA जो होता है, अब वो फास्फोगिल्सिरोम्यूटेज की सहायता से वो 2 PGA में आइसोमराइज हो जाता है। 2 PGA के मॉलिक्यूल एनालोज एंजाइम अब उसको 2 मॉलिक्यूल PEP फास्फोइनॉल पायरुवेट में परिवर्तित कर देते हैं, और फास्फोइनॉल पायरुवेट 2 फास्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है अब ADP से रिएक्ट करता है, और फास्फेट इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये 2 ATP यहाँ बनते हैं, और ये PEP जो होता है पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ATP से रिएक्ट कर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में आइसोमराइज हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट पुनः ATP से रिएक्ट कर फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनाता है। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट अब PGA और DHAP में टूट जाता है। DHAP आगे की रिएक्शंस के लिए यूजफुल नहीं होता, इसलिए वो भी PGL में परिवर्तित हो जाता है। PGL के 2 मॉलिक्यूल फास्फेट लेकर 1,3 बाईफॉस्फोगिल्सल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। 1,3 डाइफॉस्फोगिल्सल्डिहाइड अब H आयन निकालकर डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा एडेनाइन निकालकर अब ये 1,3 बाईफॉस्फोगिल्सरिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये NADH2 का निर्माण हो जाता है। 1,3 बाईफॉस्फोगिल्सरिक एसिड जो होता है अब वो ADP से रिएक्ट करता है और इसको फास्फेट दे देता है, और ये 3 फास्फोगिल्सरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। 2 मॉलिक्यूल ATP बनते हैं। 3 PGA अब 2 PGA में कन्वर्ट हो जाता है। 2 PGA 2 PEP फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और 2 PEP जो होता है अब फिर फास्फेट निकालकर ADP को देता है, ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से 2 ATP यहाँ बनते हैं और 2 ATP यहाँ बनते हैं, तो टोटल मिलाकर 4 ATP बनते हैं। लेकिन पहले और तीसरे स्टेप में एक ATP खर्च हो चुके हैं, इसलिए नेट गेन जो होता है वो 4 - 2 = 2 ATP का नेट गेन होता है, और साथ में 2 NADPH2 बनते हैं। 2 ATP जो होते हैं ये सबस्ट्रेट लेवल पर गेन होता है, जबकि 2 NADH2 जो है अब वो ETS में जाएंगे, और हर NADH2 से 3 बनेंगे, तो 2 से कितने बन जाएंगे? 6 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये 6 और 2 8 ATP नेट गेन होता है ग्लाइकोलाइसिस से, अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। लेकिन अगर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, अवायवीय श्वसन में होता है, तो वहां पर 2 ही ATP का नेट गेन होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में इन NADH2 से ATP का फॉर्मेशन नहीं होता। तो अवायवीय श्वसन में इसलिए 2 बनते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP का नेट गेन होता है। लेकिन सबस्ट्रेट लेवल पर 2 ATP का गेन होता है। लेकिन अगर वो पूछे कि टोटल नेट गेन कितना होगा वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस में, तो टोटल 8 ATP का निर्माण होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे।
हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।